नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और आज हम कक्षा 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आपको पता ही है कि जो हमारे अतीत जो ये किताब है इतिहास की, इसमें हम लोग अभी ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर मतलब जिनके हम अधीन रहे। ठीक है। और फिर हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 के दिन, जैसे आपको पता ही है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है, जिसमें कंपनी के व्यापार से साम्राज्य तक जो चैप्टर है, जिसमें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1757 और 1764 कि कैसे कैसे बंगाल पर उन्होंने नियंत्रण पाया। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव भी थे उस समय। ठीक है। तो उसके बाद में अब कंपनी क्या हुई, मतलब बंगाल के अंदर भैया 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है। मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर आया। ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम के साथ में अंग्रेजों का। उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है। कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मुगल दरबार में यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो कंपनी क्या दीवान बन गई। मुगल बादशाह ने क्या किया, कंपनी को दीवान बना दिया। ठीक है। क्योंकि भैया विजय भी हो गई थी, बहुत सारे और भी कारण है, तो हम इस चीज़ों को अभी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हम जुड़ी हुई नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा, आपने अगर इससे पहले के चैप्टर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वरना आप डायरेक्टली चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, तभी आपको फ़ायदा करेगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में आप छोड़ देंगे तो आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, ये ना इतिहास एक कहानी की तरह होता है। अगर आपने, जैसे अगर आप घर पे हैं और आपकी मूवी देख रहे हैं, तो आजकल तो ज़माना ऐसा हो गया है कि भाई मूवी को आप रिवाइंड कर देते हैं, रोक देते हैं, पीछे वापस कर लेते हैं, लैपटॉप वगैरह में देखते हैं, आप मोबाइल में देखते हैं। पहले एक बार चल जाती थी तो फिर पीछे नहीं देख पाते थे हम लोग। तो अगर कोई चीज़ अगर आपकी मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, ये हीरो या विलन यहाँ पे कैसे पहुंच गया। ऐसे इतिहास का बहुत महत्व की बात है कि आपको एक सीक्वेंस में, ठीक है, एक लाइन में आपको पता लगना चाहिए कि भैया ऐसे 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 इतिहास जा रहा है। अगर आप यहाँ गैप कर दोगे, ठीक है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसके आगे क्या हुआ। ठीक है। फिर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपका जो बीच का इलाका है ये खाली रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब किए अपने। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। मुगल बादशाह ने क्या किया, बंगाल का दीवान तैनात किया। अभी हमने क्या देखा था, बंगाल और उड़ीसा, उस समय बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण की 1765 में। ठीक है। अब आप देखो कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है कि भैया बहुत बड़ा भव्य समारोह हुआ होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में घटना भव्य समारोह की तरह दिखाई गई है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। हमने अभी पहले भी ये पढ़ा कि जानबूझ के जो इतिहासकार थे वो इस प्रकार से इतिहास लिखते हैं जिससे आपको पता लगे, मतलब अगर वो रॉबर्ट क्लाइव का इतिहासकार है तो वो रॉबर्ट क्लाइव को हीरो बना देगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे कैसे युद्ध किया। तो यही चीज हमें समझ में आती है। इसलिए हम लोग भारतीय इतिहासकारों की किताबें भी पढ़ते हैं, जिसमें पता लगता है कि अंग्रेजों ने सिर्फ ये जो दिखाते हैं, अंग्रेजों ने कितना जुल्म ढाया है या अंग्रेजों ने क्या क्या किया कि अपनी पाश्चात्य संस्कृति को भारत के अंदर बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। आपको पता है ये सारी चीजें, आप आगे पढ़ोगे भी। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था।
भैया अब उनको भूभाग मिल गया था, आर्थिक मामलों के शासक भी बन गए थे, लेकिन अब अपने शासन को चलाने की, अपने फैक्ट्री को चलाने का उनको रास्ता ढूंढना था, कैसे करेंगे। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। आपको पता है कंपनी का मतलब कंपनी में कितने सैनिक भी थे, कर्मचारी भी थे, और भी मतलब व्यापार के लिए जो लोग थे उनके खर्चे हुआ करते थे, उनके लिए आप ये रास्ता ढूंढ रहे थे। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे एक ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत उन्हें होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भाई आपको अपने लोकल गवर्नमेंट चलाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता भी तो थी। तो स्थानीय सत्ता में रहने वाले जो लोग थे उनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी था अंग्रेजों के लिए। ये काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। उपनिवेश मैंने आपको बताया, तो उपनिवेश का अर्थ है अपने अधीन कर लेना। मतलब उस क्षेत्र पर सारा जो निर्णय लेने का, उसके जो संसाधन है, उसका इस्तेमाल का, ये सारे जो अधिकार होते हैं उसमें आ जाता है औपनिवेशीकरण। मतलब उसको अपने अंतर्गत ले लेना, ठीक है, अपने पराधीन कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से भारत के कई सारे जो गांव थे वह ब्रिटिश कंपनी के अंडर आते गए। तो वो इन्हीं चीजों को देख रही थी, भाई कैसे करना है, उनके ऊपर कब्जा कैसे जमाना है, ठीक है। तो औपनिवेश कैसे बनाए, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करें। मैंने अभी आपको बताया संसाधनों पे कैसे अधिकार जताना है, ये औपनिवेशीकरण के अंदर मुख्यतः आता है। कंपनी की आमदनी, अब कंपनी की आमदनी देखो, दीवानी की बात है, अब आमदनी की बात है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैसे मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। भाई 5 साल के अंदर उन्होंने ऐसी नीति अपनाई कि कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली जो चीजें थी का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन के सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। मतलब अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला जो पैसा है, ठीक है, उसके निर्यात के लिए ही, निर्यात मतलब क्या होता है, भेजना, आयात मतलब आना, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी क्या था, सिर्फ निर्यात के लिए ही खरीदी चीजें जो थी वो खरीदे जा सकती थी। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। जबरन का अर्थ क्या होता है भाई, जबरदस्ती बेचनी पड़ती थी। इसलिए क्या किया, वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे कि उनको जबरन अपनी चीजें बेचनी पड़ती थी। किसको, कंपनी को। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल आपको पता है, सूखा, ठीक है। ऐसा अकाल का अर्थ है ऐसा काल जिसमें खाने पीने के संसाधन जो है वह बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब इतनी ज्यादा महंगाई हो जाती है, इतने ज्यादा संसाधन कम पड़ जाते हैं कि खाने पीने के लिए कुछ भी चीजें नहीं होती, अकाल हो जाता है। तो ज्यादातर सूखे की स्थिति में अकाल पड़ता है। अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया।
इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त होगी। माय गॉड, आप समझ सकते हैं कि 1770 में बंगाल के अंदर 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ समझते हैं आप कितनी होती है? दिल्ली की आधी जनसंख्या है, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है और आधे लोग खत्म। तो उस समय वैसे बंगाल, अब ये आपको ये भी पता लगेगा कि बंगाल में उस समय ही 3 करोड़ लोग थे, जिसमें से 1 करोड़ लोग 1770 में खत्म हुए। तो ये अकाल की वजह से हुई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी ने के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज थी। ठीक है, देखो, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। देख रहे हो, ऐसे बाजार हुआ करते थे। आज भी ऐसे बाजार आपने देखे हैं, ऐसे बाजार आज भी है। ठीक है, यहाँ पे लोग अपनी चीजें बेचने और बहुत से लोग खरीदने जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त से जो जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, कि स्थायी बंदोबस्त जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था, उससे जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। इस बंदोबस्त की शर्तों, स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यताएं दी गई। ठीक है, शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों की मतलब जमींदार बना दिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया कि भैया एक निश्चित ही लगान होगा और वो कौन वसूलेंगे? जमींदार वसूलेंगे। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार की कीमतें बढ़ी। 19वीं सदी आप समझ रहे हो ना? 19वीं सदी कब से? 1801। ठीक है, बोलना नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये मैंने हर चैप्टर में बताता हूँ सदी का सिस्टम क्या है। ठीक है, 1800 तक 18वीं सदी खत्म हो गई है। अब 1801 से 19वीं सदी जो है वह शुरू हो गई है। ठीक है, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। भाई किसानों का अधिकार था ही नहीं, वो तो भाई लगान चुका रहे हैं, उनकी जमीन हड़प लेंगे अगर लगान नहीं चुकाएंगे तो। ठीक है, लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था।
अगर वह लगान नहीं चुका पाता था उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। और उसके बाद में एक नई व्यवस्था आई। तो एक नई व्यवस्था को हम महल, थोड़ी गतिविधि के बारे में पढ़ लेते हैं। स्रोत है बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूला करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की उम्मीद दिखाई देती है। तो ये कोलब्रुक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है बंगाल के रैयतों के ऊपर। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी अपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। एक नई व्यवस्था आई, नई व्यवस्था हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे करके अपने चैप्टर को समझें। ठीक है, तो हम नई व्यवस्था को नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। हम छोटी छोटी वीडियो के द्वारा छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और आप घर पे रहिए। अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ने के इच्छुक हैं। कोई भी प्रश्न हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको हम उसके उत्तर दे सकें। दूसरा, आप घर पे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ते रहिए। आपके लिए छोटा सा मैसेज है वीडियो के एंड में। तो आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। पढ़ने में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को, अपने बुद्धि विकास को बढ़ा सकते हैं। आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आप एक अच्छे छात्र बन पाएंगे। तो उसके लिए एक मैसेज है जो वीडियो का भी अभी आ जाएगा आपके सामने, और आप उसको देखिएगा। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे, तो आप सीधे आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए।